हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सनसाइन स्टडी। सो आज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहेगी रिगार्डिंग आरबीआई ग्रेड बी, राइट। सो जो भी एस्पिरेंट्स हैं नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देना चाहते हैं अपने आरबीआई ग्रेड बी का, सो अभी ये बेस्ट टाइम है, आपकी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए अगर आप आरबीआई ग्रेड बी में जॉब लेना चाहते हैं, राइट। क्योंकि ये आरबीआई का वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम बोला जाता है, ठीक है। बट इतना टफ नहीं होता कि इसको क्रैक करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। बट हाँ, इसके जो पर्क्स बेनिफिट होते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं कंपैरेटिव टू अदर बैंक जॉब। तो आरबीआई ग्रेड भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है। सो जो भी एस्पिरेंट्स हैं इसकी तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए कंप्लीट गाइड रहेगी वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ मैं 2021 के डिस्कस करूंगी, क्या क्या चेंजेस हुए थे आपके 2021 की नोटिफिकेशन के लिए। जो 2021 की नोटिफिकेशन है वो आपकी जनवरी में आउट हो चुकी थी, इसका एग्ज़ाम भी हो चुका है। बट जो एस्पिरेंट्स अब नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए कंप्लीट गाइड रहेगी। कुछ चेंजेस भी हुए थे तो वो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर दिए, ठीक है। चलिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, एज क्राइटेरिया और एज रिलैक्सेशन के भी बारे में बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। आरबीआई ग्रेड बी की क्या सैलरी होती है, प्रमोशंस क्या क्या रहते हैं, पर्क्स बेनिफिट क्या क्या मिलते हैं, फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू, इनका एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है आपका, ठीक है। तो इस बारे में भी डिस्कशन कर लेंगे। सिलेबस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिना सिलेबस के तैयारी कैसे करोगे, कट ऑफ क्या रहती है, सेक्शनल कट ऑफ क्या रहती है एंड ओवरऑल कट ऑफ क्या रहती है, जहाँ पे आपका पूरा कंप्लीट जो प्रोसेस होता है सिलेक्शन का वो पूरा हो जाता है। उसके जो फाइनल कट ऑफ रखी जाती है, ठीक है, उसके बाद जो अलॉटमेंट होते हैं उससे पहले की कट ऑफ क्या रहती है, ठीक है। तो पूरा ओवरऑल यहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ आती है यहाँ पे, आपके 3 फेज में ये एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। जैसे अदर बैंक के होते हैं, आपके आरबीआई असिस्टेंट का होता है, आरबीआई असिस्टेंट में आपका इंटरव्यू नहीं होता है बस, ठीक है। फेज 1 फेज 2 एंड इंटरव्यू आपका इसमें होता है आरबीआई ग्रेड बी में, ठीक है। इससे 3 पोस्ट होती हैं, जनरल, डीपीआर एंड डीएसआई। आज मैं सिर्फ बात करूंगी जनरल, ठीक है। इसमें ज़्यादातर बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं इन दोनों पोस्ट को लेती तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। अगर आपको इनके बारे में भी जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पिन कर देना, इनके बारे में भी हम बात कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो जाएगी। चलिए, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ऑफिसर इन ग्रेड बी जनरल, ठीक है। इसका क्वालिफिकेशन क्या रहता है, देखिए क्या मांगते हैं यहाँ पे, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन इक्विवेलेंट टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन विद मिनिमम 60% मार्क्स, ठीक है। 60% मार्क्स आपके किसके लिए रहेंगे, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इनके लिए आपके रहेंगे 60% मार्क्स। एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के कैंडिडेट के लिए रहेंगे 50% मार्क्स। मतलब 60% मार्क्स होने चाहिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, और बाकी जो बची हुई कैटेगरी हैं उनके लिए 50% मार्क्स कंपलसरी है। किस में, ग्रेजुएशन में, ठीक है। अगर अगर आपकी ग्रेजुएशन में 60% और 50% नहीं है, ठीक है, तो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी हुई है उसमें अगर आपके 55% हैं जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, तो आपके वहाँ पे 55% होने चाहिए एटलीस्ट। मान लो फॉर एग्जांपल ग्रेजुएशन में आपके जनरल की अगर मैं बात करूँ तो 55% है, ठीक है। बट आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% है अगेन, तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। पहले क्या होता था कि 10th-12th में भी आपके 60% कंपलसरी मांगा जाता था, बट इस साल जो 2021 की नोटिफिकेशन में चेंजेस देखे गए हैं वो आपके यहीं देखे गए हैं, ठीक है। तो 10th एंड 12th में कंपलसरी नहीं है 60%, सिर्फ कहाँ पे कंपलसरी है, ग्रेजुएशन और SC ST के लिए 50% में कंपलसरी है, राइट। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, अगर उसमें 55% है तो चलेगा, ग्रेजुएशन में नहीं है लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन में तो चलेगा, ठीक है। पासिंग मार्क्स फॉर SC ST पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट, तो यहाँ पे पासिंग मार्क्स चलेंगे आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में, ठीक है, SC ST पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट थी। चलिए, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आरबीआई ग्रेड बी। आरबीआई ग्रेड बी की एज लिमिट देख लेते हैं। तो 21 से 30 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन दी डेट, ठीक है। उन्होंने डेट क्या दी गई है, कई बार डेट डिसाइडेड होती है, कई बार क्या हर बार डेट डिसाइडेड होती है। जैसे 1 जनवरी 2021 तक आपकी
30, ठीक है, 30 ईयर एज होनी चाहिए। ठीक है, अगर 30 क्रॉस हो गई 1 जनवरी 2021 के बाद से पहले तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक डेट डिसाइड दी जाती है आरबीआई के द्वारा, सारे इंस्टीट्यूट के द्वारा। ठीक है, वहां तक आपकी एज होनी चाहिए। तो 21 से 30 ईयर्स होना चाहिए। जो एमफिल क्वालिफिकेशन है उनकी 32 ईयर्स तक चल सकती है। पीएचडी क्वालिफिकेशन कैंडिडेट की 34 ईयर्स तक चल सकती है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट। जनरल के लिए 6 अटेम्प्ट होते हैं। SC ST PWD के लिए कोई लिमिट नहीं होती अटेम्प्ट की। एप्लीकेशन फीस क्या होती है जनरल की 850 एंड ओबीसी की भी 850। SC ST PWD की आपकी 100 होती है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे। चलिए अब एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे तो आप देख सकते हो ओबीसी के लिए 3 होगा, फिजिकली हैंडीकैप के लिए 10 होगा, SC ST के लिए 5 होगा, NOBC प्लस PH के लिए 13, SC ST प्लस फिजिकल हैंडीकैप के लिए 15। ठीक है, चलिए अब ये रहेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आगे चलते हैं। देखिए इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो परेशान होते हैं कि इतने अच्छे लेवल की जॉब है तो इसमें सैलरी भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली ये आपकी बेसिक पे होती है। क्या होती है? बेसिक पे होती है। ठीक है, और यहाँ पे देख लेते हो आप आरबीआई ग्रेड बी ग्रेड पे क्या होती है, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल। इन हैंड सैलरी क्या मिलती है? ठीक है, अराउंड 75,000 आपकी इन हैंड सैलरी मिलती है, 76,000। ठीक है, चलिए अब ये यहाँ पे देखिए सैलरी भी अच्छी खासी है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यहाँ पे प्रमोशन के लिए भी देख लेते हैं, प्रमोशन भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। देखिए सबसे पहले जो असिस्टेंट मैनेजर होता है, ठीक है, वो आपका आरबीआई ग्रेड बी में काउंट होता है। उससे पहले जो यहाँ पे होता है सपोर्ट स्टाफ। तो सपोर्ट स्टाफ क्या होता है आपका? आरबीआई असिस्टेंट की पोस्ट होती है। ठीक है, आरबीआई असिस्टेंट के बाद ही आरबीआई ग्रेड बी का जो पोस्ट आता है वो आता है। ठीक है, तो आरबीआई असिस्टेंट का भी एग्जाम होता है। सो अगर आपको इसका एग्जाम भी देना है, इसके लिए आप सोच रहे हो प्रिपेयर करने के लिए, तो मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है इसके ऊपर, सारी चीज़ें वहाँ पे मैंने डिस्कस की हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हैं कैसे एग्जाम को क्रैक करना है, क्या सोर्सेस रहेंगे जो हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें बताइए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर को बोलते हैं आरबीआई ग्रेड बी। देन उसके बाद मैनेजर, जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर। देन उसके बाद आपका आता है चीफ जनरल मैनेजर, प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, डिप्टी गवर्नर। तो ये सारे आपके प्रमोशंस की हायरार्की रहती है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे पॉक्स। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो उसको देख के ही खुश होने वाले हैं। तो काफ़ी सारे पॉक्स मिलते हैं यहाँ पे। देखिए देयरनेस अलाउंसेस मिलता है यहाँ पे। ठीक है, 113% ऑफ द बेसिक सैलरी। ठीक है, 2 BHK 3 BHK यहाँ पे फ्लैट मिलता है आपको। ठीक है, इफ द एम्प्लॉय आर नॉट एलोकेटेड फ्लैट देन दे कैन क्लेम अप टू 70,000 एंड रेंट अलाउंसेस। ठीक है, मेडिकल यहाँ पे मिलता है आपको। तो ये सारे जितने भी पॉक्स हैं आपको मिलते हैं। फ्यूल 150 लीटर मिलता ही मिलता है। एजुकेशन अलाउंसेस मिलता है आपको। ठीक है, बात करते हैं 3,000 का मेड भी मिलता है, मेड अलाउंसेस भी मिलता है, 1,500 रुपये का मोबाइल रिचार्ज। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको एडिशनल पर्क्स मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बेनिफिट क्या क्या होते हैं ये भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए चीपर एंड लेस एक्सपेंसिव लोन, मतलब जो आपके बहुत एक्सपेंसिव लोन्स होते हैं वो भी आपको चीपर रेट पे आपको मिल जाते हैं। बेस्ट ऑफ द लोकेशन टियर 1 सिटी इन इंडिया विल बी द जॉब लोकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपको टियर 1 सिटी मिलती है। आरबीआई कभी भी ऐसी वैसी सिटी में आपको नहीं भेजेगा, हमेशा आपको कैपिटल सिटी में ही भेजेगा। ठीक है, राजधानी जो होती है आपकी, ऐसी वैसी सिटी में आपकी जॉब लोकेशन नहीं होगी। ठीक है, तीसरी चीज क्या होती है, नो पब्लिक डीलिंग, मतलब कोई भी कस्टमर कोई भी आपके पास ऐसे ही नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी पब्लिक डीलिंग नहीं होती। सिंपल ऑफिस में बैठ के अपना आराम से काम करना होता है। ठीक है, कोई भी कस्टमर वगैरह आपको कोई डीलिंग नहीं करनी होती। वर्किंग आवर्स मंडे टू फ्राइडे, यहाँ पे टाइमिंग मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, जनरली यहाँ से 9 to 5 जॉब रहती है। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 9 to 5 यहाँ पे जॉब होती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम पैटर्न। राइट, स्कीम ऑफ सिलेक्शन
ये जनरल के लिए है, DSIM एंड DPR के लिए मैंने नहीं बताया, फिर से मैं बोल रही हूँ। वीडियो अगर आपको देखना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो, बाकी 2 कैटेगरी के लिए तो मैं आप लोग के लिए वीडियो अपलोड कर दूंगी। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है सिलेक्शन लेने के लिए एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए, राइट। तो देखिए जनरल अवेयरनेस इसमें प्रीलिम्स में आता है, काफ़ी एग्जाम में आपका प्रीलिम्स में जनरल अवेयरनेस नहीं आता है, बट इसमें आता है, ठीक है। अगर अच्छी जॉब है तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे डिफरेंस रहेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, इंग्लिश, रीजनिंग, बाकी सब एग्जाम की तरह इन तीनों के भी रहते हैं, बट यहाँ पे जो लेवल होता है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना है, प्रिपरेशन ऐसी करनी है कि आपका लेवल को देखते हुए, तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप चेक कर सकते हो एक बार, ठीक है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। चलिए अब देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन 80, 30, 60, 60, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए। सबसे ज्यादा वेटेज जो होता है किसका होता है, देख सकते हो आप, जनरल अवेयरनेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली इंडिकेशन लग रही होगी आपको कि जनरल अवेयरनेस इस एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए वेटेज भी इसका सबसे ज्यादा है 80, बाकी सारे आपके 1 ऑफ 1 आपके मार्क्स रहेंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। अब 120 मिनट मिलेंगे पूरे सेक्शन को सॉल्व करने के लिए, बट 2021 की नोटिफिकेशन में बोला गया था कि सेक्शनल टाइमिंग भी होगी, बट उसको डिस्क्लोज नहीं किया गया था, ठीक है। एग्जाम के टाइमिंग एग्जाम के टाइम पे ही आपको पता चलता है कि किस सेक्शन के लिए मुझे कितना टाइम मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज को भी ध्यान रखना है। पेपर 1 इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज 50% ऑब्जेक्टिव एंड 50% डिस्क्रिप्टिव। देखिए 2021 से पहले ऐसा होता था कि आपका डिस्क्रिप्टिव नहीं आता था, ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, राइट। अब क्या होता है 50% डिस्क्रिप्टिव कर दिया, 50% ऑब्जेक्टिव कर दिया, तो 30 तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और 6 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएंगे, जिसमें कि आपको 4 अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 30 ऑब्जेक्टिव आएंगे और 4 आपको अटेम्प्ट करने होंगे 6 में से, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। तो आपको डिस्क्रिप्टिव आप कीबोर्ड की हेल्प से वहां पे टाइप करके अपना डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अब इसकी टाइमिंग भी बता देती हूँ, 120 मिनट आपकी ड्यूरेशन रहेगी, 30 मिनट फॉर ऑब्जेक्टिव, 90 मिनट फॉर डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर आ गया होगा आपको। 6 में से 4 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पेपर में, और यहाँ तो ऑब्जेक्टिव आपको सारे ही अटेम्प्ट करने होंगे जितने आपको आते हैं, ठीक है। एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए इसमें भी। देखिए पेपर सेकंड जो होगा वो इंग्लिश का होगा, ठीक है, तो इसमें भी आपकी राइटिंग स्किल देखी जाएंगी। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें भी 3 होंगे, 100 मार्क्स का पेपर होगा, 90 मिनट आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए पेपर थर्ड फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, ओके, ये राइटिंग स्किल है ना, तो ये भी आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। पेपर थर्ड है फाइनेंस मैनेजमेंट एंड 50% ऑब्जेक्टिव, 50% डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। तो 2 पेपर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। सेकेंड थर्ड पेपर है फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, ठीक है। तो 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हर कोई स्टूडेंट नहीं कर पाता है, ठीक है, तो जिसको नॉलेज है वही कर पाता है, यानी कि आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आपको नहीं आता है तो फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में भी आपका 50-50 आता है, इसमें भी 4 में से 6 में से 4 अटेम्प्ट करने हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर में, और 30 आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, 100 मार्क्स का पेपर होगा, 120 मिनट कंपोजिट टाइम मिलेगा, 30% फॉर ऑब्जेक्टिव, 90% फॉर डिस्क्रिप्टिव, राइट। अब बात कर लेते हैं इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के यहाँ पे क्या होगा, 75% मार्क्स आपका किस में देखा जाएगा, इंटरव्यू में। तो 75 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा, बाकी आप देख सकते हो, ठीक है, पूरा एग्जाम पैटर्न है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। चलिए आगे चल लेते हैं। चलिए अब देख लेते हैं जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस का यहाँ पे सिलेबस देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम पैटर्न मैं आपको बता चुकी हूँ, अब मैं आपको सिलेबस बताऊंगी। पहले शुरुआत करते हैं जनरल अवेयरनेस, जो काफी इंपॉर्टेंट है, 80 मार्क्स का आपका आता है, ठीक है। देखिए करंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं, सारे एग्जाम में आते हैं, तो आप इसके लिए भी पढ़ सकते हो, बट करंट अफेयर ऐसे पढ़ने हैं जो 1 लाइनर कभी इसमें नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। हमेशा ऐसे करंट अफेयर के क्वेश्चंस आएंगे जो थोड़ा डीपली आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी RBI से रिलेटेड या किसी भी बैंक से रिलेटेड कोई न्यूज आ रही है तो आपको उसके बारे में
डीपली घुस के आपको पढ़ना है, ठीक है, मतलब अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, तो ऐसे करंट अफेयर इसमें पढ़ना है। इंडियन बैंकिंग सिस्टम में आपका क्या रहेगा, जो आपकी बैंकिंग अवेयरनेस रहेगी वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बैंकिंग हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, इकोनॉमिक न्यूज़ आपको डेली बेसिस पे पता होनी चाहिए, बैंक टर्म एब्रीविएशंस, ठीक है, ये भी आपको पता होनी चाहिए, एग्रीमेंट्स, अवार्ड, ठीक है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, बैंकिंग अवेयरनेस, मॉनेटरी प्लान्स, नेशनल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट स्कीम्स, स्पोर्ट्स न्यूज, बुक्स एंड ऑथर, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, जनरल नॉलेज, ठीक है, जनरल नॉलेज अबाउट डैम्स, सेंचुरीज, नेशनल पार्क, स्टेडियम, एयरपोर्ट, कंट्री, कैपिटल, करेंसीज, तो ये सारे स्टैटिक जीके में आ जाएंगे आपकी। चलिए अब आगे चलते हैं, आरबीआई ग्रेड बी सिलेबस फॉर असिस्टेंट लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश के लिए भी आपका देख लेते हैं, इंग्लिश के लिए क्या रहेगा, देखिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिलिंग द ब्लैंक्स, जंबल वर्ड सेंटेंस, सेंटेंस फ्रेमिंग, वोकैब, टेंसेस रूल, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एरर स्पॉटिंग, मैच द कॉलम्स, ग्रामर, इडियम्स एंड फ्रेजेस, तो जो आपके देखिए और बैंकिंग एग्जाम में आते हैं ना, वही आपका सेम इसके लिए भी सिलेबस रहेगा इंग्लिश का, तो कुछ ज़्यादा अलग से नहीं पढ़ना है, वही पढ़ना है, ठीक है, बट मॉडरेट लेवल का आएगा, राइट। चलिए आगे चलते हैं, आरबीआई ग्रेड बी रीजनिंग एबिलिटी, तो रीजनिंग एबिलिटी के लिए क्या चाहिए, पजल्स, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, इनपुट एंड आउटपुट, रीजनिंग एनालॉजी, रैंकिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन टेस्ट, सिलॉग्स, डेटा सफिशिएंसी, कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ठीक है। सो देखिए वही सिलेबस है जो बाकी बैंक का रहता है, ठीक है, तो मॉडरेट लेवल आपको पढ़ना है, मॉडरेट टू टफ, ठीक है, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, ठीक है, तो ये आपका सिलेबस रहेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वांट, तो क्वांट का भी वही रहेगा सेम जो बाकी बैंक के लिए रहता है, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, स्पीड, परमिटेशन, कॉम्बिनेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, स्टॉक, शेयर्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, प्रॉफिट लॉस, मेंशुरेशन, एवरेज, टाइम एंड वर्क, मिक्सचर, एलिगेशन, प्रोबेबिलिटी, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, इनइक्वालिटी, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, ये आपका बोर्ड का चैप्टर रहेगा, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। और आपका यहाँ पे डीआई कहीं इन्होंने मेंशन नहीं किया है, डीआई भी आपका इसमें देखा जाता है, ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन। चलिए आगे चलते हैं, ओके, अब ये आता है इम्पॉर्टेंट जिससे आपका सिलेक्शन होता है, इकोनॉमिक एंड सोशल साइंस, ठीक है, मतलब सोशल इश्यूज यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो ठीक कर लेना, growth and development, social structure in India, development and financial sector, illiteracy, rise in inequality, human source and development, reasonless, सो ये आपके सारे देखिए इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज के जितने भी टर्म्स रहते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको इसमें देखिए ऐसी नॉलेज होनी चाहिए कि आप इसमें अपना डिस्क्रिप्टिव पेपर भी कर लो, ठीक है, तो जो भी चीज़ पढ़नी है वो एकदम दिमाग में अच्छे से बिठानी है, क्योंकि आपको इसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर भी लिखना होता है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो थोड़ा सा अच्छे से इसको पढ़ना है, और इसमें भी मैं यही आपको सजेशन दूंगी, इसमें भी आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना होता है, तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, इन सारे टॉपिक्स के बारे में आपको पढ़ना है, बाकी आप आइडिया ले सकते हो प्रीवियस ईयर के पेपर से, आपको बेटर समझ में आ जाएगा कि किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस निकल के आते हैं, कौन सा टॉपिक है जो डिस्क्रिप्टिव पेपर में पूछा जाता है, कितने किस तरीके से आपको करना है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगी कि आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़रूर देखें, ठीक है, तो इसके भी लिए भी आपको लेकिन अच्छे से पढ़ना है, न्यूज़पेपर की रीडिंग करनी है, ताकि एग्जाम्पल के तौर पे आप जो अपना डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखो तो उसमें अगर आपको करंट अफेयर की अच्छे से नॉलेज होगी तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है, तो ये छोटा सा एक ट्रिक रहेगी जो मैं आपको बता रही हूँ। बाकी चीज़ें देख लेते हैं, कट ऑफ मार्क्स इन फेज 1 एग्जामिनेशन, ठीक है, ओके, देखिए इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रा ध्यान से देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे देखो
जनरल अवेयरनेस मैक्सिमम मार्क्स आपके 80 होते हैं, ठीक है, 80 60 ये सब मैं बता चुकी हूँ पहले। अब इसकी सेक्शन कट ऑफ क्या रखी गई है, 60 होने चाहिए तब आप क्वालिफाई करोगे। जनरल की बात कर रही हूँ मैं, बाकी कैटेगरी के लिए भी आप देख सकते हो। रीजनिंग में 12 होने चाहिए, इंग्लिश में 6, क्वांट में 6, और टोटल आपके कितने बन रहे हैं 66, ठीक है। तो 60 ओवरऑल कट ऑफ होनी चाहिए आपकी। तो यहाँ पे ये आपकी टोटल कट ऑफ रहेंगी और ये आपकी सेक्शनल कट ऑफ रहेंगी, ठीक है। तो इनसे ज़्यादा आपके मार्क्स होने चाहिए तभी आप सेक्शनल अपनी कट ऑफ क्वालिफाई कर पाओगे। बाकी जो टोटल कट ऑफ है वो मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, एसटी के लिए 52 है, एससी के लिए 53, मात्र एक पॉइंट का डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। ओबीसी के लिए 63 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 66, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस देखा जा रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे बस 3 नंबर का डिफरेंस है। तो आप देख रहे हो इसकी जो कट ऑफ है ज़्यादा हाई नहीं जाती है, ज़्यादा ना लो जाती है। तो आप किसी भी कैटेगरी से हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जनरल की फाइट करनी है इसमें भी, ठीक है। चलिए पोस्ट की क्या, फेज 1 की क्या, फेज सेकंड की सॉरी क्या कट ऑफ रहती है। फेज 1 की मैं आपको बता चुकी हूँ प्रीवियस स्लाइड में, ठीक है। फेज सेकंड की आप देख लो यहाँ पे, ठीक है। हर किसी ने ये डिस्कस नहीं किया है लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। 300 मार्क्स का आपका टोटल होता है, ठीक है, फेज सेकंड, जिसमें इंग्लिश आता है, फाइनेंशियल एंड आपका इकोनॉमिक, ठीक है। तो ये आपके 300 मार्क्स के रहते हैं टोटल। 300 मार्क्स में आपकी क्या कट ऑफ गई थी 2021 में, ठीक है। तो जनरल में 193, ओबीसी में 188, एससी में 172, एसटी में 172, कोई फर्क नहीं है यहाँ पे, ईडब्ल्यूएस में 193, ठीक है। और पीडब्ल्यूडी के लिए आप देख सकते हो 172 176 इसमें कैटेगरीज में। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे पेपर 1, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड एंड इंटरव्यू, ठीक है। चलिए अब इसके मार्क्स उठते हैं। जो पेपर 1 होता है वो तो क्वालिफाइंग नेचर होता है, बट यहाँ पे पेपर 1, सेकंड, थर्ड एंड इंटरव्यू के आपके मार्क्स काउंट किए जाते हैं ओवरऑल सिलेक्शन के लिए, राइट। तो उसकी कट ऑफ क्या गई थी 238.25, 215.50, 206.50, ठीक है। देख रहे हो आप कैटेगरी, आप देख सकते हो 194 एसटी के लिए, ईडब्ल्यूएस 197, जनरल, ओबीसी 194 का आप पीडब्ल्यूडी में देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपको कट ऑफ इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कैसे पढ़ाई करनी है, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, ठीक है। तो इतनी कट ऑफ है जो आपको क्लियर करनी होती है ओवरऑल सिलेक्शन के लिए, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं इसमें 2 इम्पॉर्टेंट है। एक तो जनरल अवेयरनेस में अच्छी कमांड कर लो, टॉपिक मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर आपने जनरल अवेयरनेस में कमांड अच्छी कर ली अपनी तो आपको एग्जाम क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता फॉर फेज 1, ठीक है। सिर्फ अभी फेज 1 की बात कर रही हूँ। बाकी जो इंग्लिश है, क्वांट है और रीजनिंग है, इसमें तो आप सारे बैंक एग्जाम देते हो तो इसमें तो आपकी अच्छी होनी ही होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि ये भी आपको क्वालिफाई करने होते हैं। बट जो जनरल अवेयरनेस है उसमें क्या होता है कि आपका 80 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं, समझ लो। 80 मार्क्स मतलब कितने मार्क्स, अगर आप 80 में से 70 या 65 भी अटेम्प्ट करते हो इजीली, अगर अच्छे से अगर आपने प्रिपेयर कर लिया तो फेज 1 तो क्लियर हो ही जाना है, ठीक है। बाकी इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग थोड़ा सा एवरेज भी आता है क्योंकि पेपर थोड़ा मॉडरेट लेवल का आता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फेज सेकंड एग्जामिनेशन, ठीक है। इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए क्योंकि डिस्क्रिप्टिव लिखना है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, डिस्क्रिप्टिव लिखना है तो इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल, 2 आते हैं। तो इन दोनों के मैं आपको टॉपिक बता चुकी हूँ, ठीक है, डिटेल में। तो आपको क्या करना है, ऑनलाइन रिसर्च करनी है पहले प्रीवियस ईयर पेपर की, ठीक है। अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर में इन दोनों से रिलेटेड अच्छे क्वेश्चंस मिल जाते हैं जो जो आए हैं तो उनको एक बार एनालाइज करो, ठीक है। किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं उसी हिसाब से इनके लिए तैयारी करो। टॉपिक डिटेल में मैंने बता दिए हैं, ठीक है। अब आता है इंटरव्यू। देखिए इंटरव्यू में आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, ये तो क्लियर है। थोड़ी बहुत आपने अगर जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर में आपकी अच्छी नॉलेज है तो इंटरव्यू भी क्रैक हो जाएगा। बात करेंगे अटेम्प्ट, ठीक है। तो काफ़ी सारे ऑनलाइन टीचर्स हैं
जो आपको अटेम्प्ट बताते हैं कि इसमें ये करना चाहिए, इसमें इतने अटेम्प्ट करोगे तो क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अटेम्प्ट का कोई चक्कर नहीं है, सीधी सी बात है। अगर आप जनरल अवेयरनेस अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो उसमें स्कोर करने का सोचो, ठीक है। रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट अगर आपको अच्छे से आती है, ठीक है, एवरेज भी आती है, अगर आप थोड़े मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो निकल जाएगा पेपर, ठीक है। बट उसकी जगह पे आप जनरल अवेयरनेस अच्छी कर लो। अगर आपको इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग थोड़ा एवरेज आती है, ठीक ठाक आती है, ठीक है। ठीक ठाक मतलब ये नहीं कि बेसिक लेवल आता है, ठीक है। अच्छे लेवल का आपको प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि पेपर थोड़ा मॉडरेट टू डिफिकल्ट आता है, इसलिए बोल रहे हैं। और अटेम्प्ट मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ, कट ऑफ ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। तो कट ऑफ के हिसाब से आपको अटेम्प्ट करके आना है, और आपका डिपेंड करता है कि प्रिपरेशन कितनी अच्छी है, ठीक है। प्रिपरेशन अच्छी होगी तभी तो आप अटेम्प्ट कर पाओगे, सीधी सी बात है। सो ये आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी, जो जो चीज़ें हैं मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट होता है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। आरबीआई ग्रेड बी में जो जो आपकी कंफ्यूजन है, आपको जो जो पता होना चाहिए, वो इस वीडियो में पूरा मैंने कवर करने की कोशिश की है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है। रीजनिंग एंड क्वांट में अपने चैनल पे क्लासेस लेती हूँ डेली बेसिस पे, तो आप उनको भी जाके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और भी ऐसी अपडेट के लिए आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हो। थैंक यू।